मीन्स वर्क कब होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें और वो किस ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को जैसे फोर्स, हम ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो इससे क्या हो, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करा दे। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हों उस डायरेक्शन में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात की जाए, बाकी डायरेक्शन हम नेक्स्ट टर्न में क्वेरी करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर एस है, मान लें, वर्क डन कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दे। डिस्प्लेसमेंट हम मान लें एस, तो वर्क डन आपका क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने पहले भी पढ़ा है। सेकेंड लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपका वर्क डन हो गया। अब वर्क डन की यूनिट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट में फोर्स क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट किसे डिनोट करते हैं, मीटर में, तो न्यूटन मीटर हो गया। लेकिन इसको हम जर्नल एसआई लैंग्वेज में किससे डिनोट करते हैं, जूल से। ये आपने पहले पढ़ा है। मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये आपके एसआई कंसिडरेशन में हो जाती है। ठीक है, ओके। अब जूल की कुछ बिगर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 किलो जूल हो गया, या फिर मेगा जूल हो गया, या फिर गीगा जूल हो गया। ये इनकी बिगर यूनिट्स होती हैं। तो किलो जूल का मतलब कितना हुआ, 10 पावर 3 जूल। मेगा जूल का मतलब कितना हुआ, 10 पावर 6 जूल। गीगा जूल का मतलब कितना हुआ, 10 पावर 9 जूल। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भेजूंगा, उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड रहेंगी। वन थिंग इज़ दैट हियर कि अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो फोर्स लगाने पर, अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, मीन्स इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, देन वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, ज़ीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा है तो वर्क डन आपका कितना होगा, ज़ीरो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो वर्क डन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये एग्ज़ाम में भी आता है कि डिपेंडेंट ऑफ वर्क डन। वर्क किस पर डिपेंड करेगा, जो फोर्स का आप मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इस पर डिपेंड करेगा। और सेकंड चीज़ किस पर डिपेंड करेगा, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड डिपेंडेंस किस पर करेगा, डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिखा है, यानी किस पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना, प्रोड्यूस बाय द फोर्स। किसे प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस बाय द फोर्स। ओके, थैंक यू। तो अभी हम वर्क की कुछ और यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको एसआई यूनिट बताया था, तो अब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। किस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में पहले हम निकालेंगे, हमने अभी लिखा था एसआई सिस्टम में 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सीजीएस सिस्टम में हम न्यूटन को चेंज करते हैं। और पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाउन, ये होता है सीजीएस सिस्टम में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ रख दें तो 10 पावर 5 और 10 पावर 2 मीन्स 10 पावर 5 डाइन इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लें तो 10 पावर 5 और 10 पावर 2 कितना हुआ, 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब जो डाइन सेंटीमीटर आपका आता है, 1 डाइन सेंटीमीटर, ये 1 अर्ग के बराबर होती है। ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है। ये स्मॉलर वैल्यू होती है वर्क डन की। तो 1 अर्ग हम लिख सकते हैं। तो 1 अर्ग यहाँ लिखेंगे तो 1 इंटू 10 पावर 7 कितना हो जाएगा, 10 पावर 7 अर्ग। तो ये 1 जूल और अर्ग में रिलेशन निकल जाता है। अब ये जब आप निकाल लेंगे तो एग्ज़ाम में एक डेफिनेशन आती है जूल की डेफिनेशन लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जूल की डेफिनेशन लिखने के लिए। इसका डेफिनेशन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में भेजूंगा। 1 जूल वर्क डन होता कब है, जब कोई एक फोर्स लगाया जाए, कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का, और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। मीन्स 1 joule of work is done when a force of 1 Newton displaces a body
through a distance of 1 meter in its own direction. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क डन क्या होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो इसके लिए दो कंजप्शन होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, जब हम क्योंकि वर्क डन आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लेके हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि हम एक डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन पे है, डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पर है, जैसे ये थीटा मैंने लिखा है। जैसे मान लो कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हम पुश करते हैं तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाता है। सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट एस है इंक्लाइंड प्लेन पर, पोजीशन इसकी ए थी, हम फोर्स लगा रहे थे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। ये डायरेक्शन हो गया किसका, फोर्स का। तो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा है सपोज दैट सी पर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर है, यानी अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलॉन्ग नहीं है, थीटा एंगल पे है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हमें फोर्स के अलॉन्ग निकालना है। ये अगर हम बी से डिनोट करें तो हमें ए बी के अलॉन्ग फोर्स निकालना है पहले, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। एंड वी नो दैट कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेनस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग अगर हम एस मान लिया है मैंने, तो ए बी के अलॉन्ग हमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एस इंटू कॉस थीटा। एसी की वैल्यू हमने एस रख दी, तो ए बी के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, एस cos theta. Now we know that कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हमने माना था, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, एस कॉस थीटा। तो एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये आपका आ गया वर्क डन किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। ओके, नाउ सपोज कि अगर हमें वही वर्क डन निकालना हो लेकिन अब हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना हो, किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, यानी बाय टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कंपोनेंट लेकर के अगर हमें निकालना हो। जैसे अभी हमने फिगर पहले ही बनाया था, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन था, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन था जिस पर ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा था, एस हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था, ये थीटा एंगल था। ओके, ये था फोर्स का डायरेक्शन, ये एफ का डायरेक्शन था। अभी इस लाइन को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा लें तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स को हमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में मेजर करना है। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में मेजर किया था, अब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो सपोज दैट कि यहाँ फोर्स एफ डैश है, क्या है, एफ डैश। ये पॉइंट हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जाए। कितना एंगल बन जाए, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल बन जाए, 90 डिग्री। ये पॉइंट एन मान लेते हैं, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। ये आपका ए था ही, ये पॉइंट आपका था सी, ये हो गया बी। तो अब एफ इस डायरेक्शन, ये आपका एफ हो गया। अगर आप फिगर को ऐसे देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो और ये आपका थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब हम एफ डैश निकालते हैं। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एफ डैश की हमने वैल्यू निकाल ली, एफ कॉस थीटा आ गया। अब वर्क डन क्या होता है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है ही, फोर्स कौन सा ले लेंगे, एफ डैश ले लेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एफ डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ क्या था, एस कॉस थीटा था। तो वर्क डन क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा। अब अगर सपोज करें कि हम एक यहाँ पे एक मैंने केस लिखा है कि अगर एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये 90 डिग्री पे हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, फोर्स इधर लग, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, एंगल कितना बने, थीटा। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, फिर वहीं आकर के रुकेगा, यानी पोजीशन चेंज नहीं होगी,
क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। ओके, थैंक यू।